तो कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा दबाव है। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद हिंदुस्तान ने बाकायदा बयान जारी किया है कि झूठे इल्जामात को कबूल करवाना चाहता है पाकिस्तान। मेरे साथ रत्नेश द्विवेदी जी भी हैं, प्रोफेसर हैं, इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं OSI इंटेलिजेंस USA में। सर ये बताइए कि क्या कुलभूषण की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, हम ये माने, या ये बहुत मुश्किल मामला, और जिस तरह से कुलभूषण पर दबाव है उसको देखते हुए? देखिए, एक मामला आपने और उठाया था जो इंडियन सिटीजन थे सरबजीत जी का। इस मामले में और उस मामले में सिर्फ इतना अंतर है, और जो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है मोदी सरकार के लिए कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया है। अब पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सारे जजमेंट्स और रिकमेंडेशंस वो मानने के लिए बाध्य है, वो उससे अलग नहीं जा सकता, अन्यथा उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात रही कितनी जल्दी हम कुलभूषण जाधव को यहां ला सकते हैं। अभी देखिए, अभी स्थिति ये है कि कुलभूषण जाधव पे जो डेथ पेनाल्टी मिली हुई थी उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी है, और उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि जब तक इफेक्टिव तरीके से भारत को उसकी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता, उसमें काउंसलर एक्सेस भी है, उसमें जो उससे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब्त किए गए थे और भी जो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एनालिसिस करने का अधिकार काउंसलर के पास होगा। तो जब ये सारी चीजें जो काउंसलर हैं और या उनकी टीम है वो करेगी, उसको बहुत सारे तथ्य पता चलेंगे। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि ये मामला अभी पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में है, वहां से इस मामले को सिविलियन कोर्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में मामला थोड़ा सा संगीन होता है। तो जब ये सिविलियन कोर्ट में आ जाएगा वहां से रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है कि काउंसलर एक्सेस मिला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि भारत जब तक इफेक्टिव तरीके से अपनी बात नहीं रखेगा तब तक पाकिस्तान को डेथ पेनाल्टी पे रोक लगानी रहेगी, रोक लगानी पड़ेगी। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो 15-1 से डिसीजन आया था उसमें ये बात कही गई थी। तो ये बॉल जो है अभी भारत इंडिया के कोर्ट में है कि वो इफेक्टिव को किस तरह से डिफाइन करे। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता, कुलभूषण जाधव पे जिस तरह से दबाव है, देखिए ये ऐसे केसेस में होता है, अगर किसी को शक के बिना पर अरेस्ट करती है कोई सरकार तो उसमें कई तरह के हथकंडे अपनाती है, जिसमें मानसिक दबाव बनाना, शारीरिक प्रताड़ना देना, ये भी शामिल हो सकता है। जबकि ऐसा किया नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन संभावना पूरी है कि शारीरिक प्रताड़ना भी दी गई हो। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जब इनकी मदर और सिस्टर गई थी तो ह्यूमिलिएशन ये बहुत बड़ी चीज हो, जिसको आपने बुलाया अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए उसको मीडिया के सामने ह्यूमिलिएट करना, ये अपने आप में एक अलग केस बन जाता है अगर इंडिया गवर्नमेंट इसको टैकल करे। तो ये मामला अभी प्रोसेस आसान हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जीत है, लेकिन प्रोसेस में अभी इसमें केसेस को ट्रांसफर करना, डॉक्यूमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन करना इंडियन अथॉरिटी, इंडियन ऑफिसर्स के द्वारा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बॉल अब इंडिया का फुल कंट्रोल आ गया है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सुबह ही, मैं आप ही के पास आ रहा हूं कि देखिए, अमेरिका का एक भी सिटीजन अगर कहीं मुश्किल में होता है तो वो पूरी ताकत लगा देते हैं। इजराइल का कहीं कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो देश पूरी ताकत लगा देता है। एक हदफ होता है कि हमें ये करना है। अब क्या हम ये माने कि हमें वही दौर हमारी जिंदगी में या हमारे देश में भी आया है कि एक ऐसी हुकूमत कायम है जो कि जहां जो भी मुसीबत में होगा हमारा शहरी, उसको किसी न किसी रूप में बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, और इस वक्त जो इसके कुलभूषण के साथ हो रहा है वो इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। इमरान जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, और जो लोग भी सुन रहे हैं उनको सुन के एक बहुत अंदर से एक ताकत महसूस होगी कि हम पूरे सारे देशवासियों के ऊपर एक ऐसे सरपरस्ती है, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके लिए भारत का एक एक नागरिक मैटर करता है। इससे पहले की सरकारों को अपनी सत्ता के अलावा उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। कहीं तो उन्होंने माइनॉरिटीज का नाम ले लेके एक पूरी कौम को बर्बाद कर दिया सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। कोई सरबजीत के केस में क्या हुआ, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको
को सिर्फ सत्ता में रहना है, परिवारवाद चलाना है, एक के बाद दूसरे अपने राजशाही, अपना रजवाड़ा चलाना है। ये जो गवर्नमेंट है, इनके लिए ये एक डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि जनतंत्र है तो हम हैं, इस देश के एक एक नागरिक ने हमें वोट दिया है तो वी आर आंसरेबल टू देम। और उनकी एक एक पॉलिसी से, एक एक स्टेप से ये चीज हमें समझ में आती है। अभी सर बोल रहे थे कि क्योंकि कानून है तो इसमें आप गवर्नमेंट का अचीवमेंट कैसे कह सकते हैं। मैं सर से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस 1963 सरबजीत वाले मसले के टाइम पे नहीं था क्या? वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉज सरबजीत के टाइम पे नहीं थी? कानून थे, लेकिन सरकारें नहीं थी, उनकी नियत नहीं थी, उनके लिए लोगों की, देशवासियों की जिंदगी की अहमियत नहीं थी। इससे बहुत फर्क पड़ता है। हम एज अ लॉयर भी देखते हैं इमरान जी कि बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हमारे फेवर में होते हैं। हम लोगों के पास कानून होते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं होगा, जब तक हम जज के सामने खड़े होकर प्लीड नहीं करेंगे अपना केस, तो कोई जज हमें घर में आके थोड़ी कोई रिलीफ दे देगा। तो नियत बहुत मैटर करती है। नियत मैटर करती है। नियत बहुत मैटर करती है। नियत मैटर करती है। वही मैंने आपसे बात किया था, और जो सुबह ने एग्जांपल दिया उसकी बिना पर क्या कहें? नहीं, देखिए, आप नियत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की घटनाओं में सरकार इन्वॉल्व होती है तो राजनीति करने वाले राजनीति भी करते हैं। लेकिन यह मत भूलें कि जिस सरकार के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं कि पिछले 60 सालों में पिछले सरकारों ने क्या किया, तो उसने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े चीर दिए थे। आपने क्या किया वो आप भी बताएंगे। पाकिस्तान बनाया भी तो उन्होंने था। मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। और यदि आप उपलब्धियों की बात कर रही हैं, सुन तो लीजिए, यदि उपलब्धियों की बात कर रही है तो लड़ाइयों की फहरिस्त लंबी है। 3 नेशन थ्योरी डाल के गए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कश्मीर के भी बीच डाल के गए थे। आप क्या बात मेरी बात तो सुन लीजिए। वो उन्होंने आजाद नहीं कराया देश को, उन्होंने विभाजन किया देश को। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि आप उपलब्धियों की बात यदि करेंगी तो लंबी फहरिस्त है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि पाकिस्तान को कितनी बार हिंदुस्तान ने मुक्ति खिलाई है। मुद्दे में उस सरकार की भाषा सीधी पाकिस्तान से जाके मिलती है। और मैं फिर कह उनके दूं, जो डायलॉग्स हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, सीधे इमरान खान से जाके मिलते हैं। इमरान खान के मिनिस्टर से मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्ट्राइक की बात होती है। पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ने मुंह खिलाई है और वो औंधे मुंह गिरा है। तो आप इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से अपने ढंग से उसे परिभाषित करते रहें और नए वाले को आप सबसे बेहतर माने। लेकिन यदि आप मानेंगे कि कब्जे में नहीं किया संजीव जी, बहस वो नहीं है कि नए वाले अच्छे थे कि पुराने वाले अच्छे हैं। तुलनात्मक तो बात वही हो रही है। नहीं, आपने क्या किया और मैंने क्या किया। सर, एक मामला है बहुत संवेदनशील, बहुत ही हसास मामला है, रास्ते में है। नहीं, लेकिन इसमें अगर आप इस बात को तो समझने की कोशिश कर ही रहे होंगे, हो सकता है आप कहना नहीं चाह रहे हो कि इसके लिए जो डिप्लोमेटिकली बड़े प्रयास किए जाने थे गंभीरता के साथ, वो हुए तब नहीं जाके मामला यहां तक पहुंचा, वरना ये तो छूट गया। ये मामला तो छूट गया। साहब, मैं बार-बार बोल रहा हूं कि इसके लिए सरकार को मैं बधाई दे रहा हूं। सरकार ने इतना बड़ा कदम लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि और इसके पहले पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, मैं मान रहा हूं ना, मैं मान रहा हूं। लेकिन ये आप कहेंगे कि इससे पहले पिछली सरकारों ने हाथ में हाथ रख के काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आपने अपने कानून में रूल चूस लिया और आपने पट्टी बांध दिया है। पिछले सरकारों ने आपको वो प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिया जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आज बैटिंग करने की बात होती है। प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है। दीजिए भाई, जवाब दीजिए। आप ही लोगों से आप पिछले सरकारों के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं सरकारों ने क्या दिया। सुनिए मेरी बात, केवल नाम बदल देने से आज के सरकार की कंपैरिजन आपने स्टार्ट किया। आपने ये बोला कि कानून तो पहले से था, आप सरकार को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? अरे जहां पे आपके देश का एक ऑफिसर वहां से सही सलामत वापस आएगा तो आपको एज अ राष्ट्रवादी या एज एन इंडियन खुश होना चाहिए। इसी राष्ट्रवाद क्या फर्क पड़ता है कि इसी राष्ट्रवाद के हमले में तो देश के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसको आप खत्म कर देंगे। कश्मीर के मुद्दे पे भी आप बीजेपी कांग्रेस करने लगते हैं। नहीं, ये भी मुद्दा है, लेकिन बार-बार मैं कह रहा हूं कि जब जरूरियात, जब देश की जीत है, एक नागरिक के नाते जनता के ये सरोकारी मुद्दे जब सामने आते हैं, एक नया मुद्दा लेके आते हैं, बचा कर यही कह रहा हूं। आप बात को डाइवर्ट के चंगुल से करने की पूरी कोशिश करती हैं। बचा के लेकर मैं बार-बार कह रहा हूं कि ये एक कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण और देश की जनता के लिए अभी जो सरोकारी मुद्दे हैं, देश की गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने की बात होनी चाहिए। जो सरोकारी मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट करने की बात होती है। संजय जी, एक बार मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक चीज मुद्दे पे मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, ये वाली बातें तो राजनीतिक होती रहेंगी। मैं इसलिए इन बातों को छेड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हुकूमतों की विल पावर पर तो बात होनी चाहिए।
चाहिए। देखिए पर संजय जी, फिर इसके मैं कानूनी पहलू को समझने में आ रहा हूं। देखिए किसी को भी आप ऐसे सजा नहीं सुना सकते, उसको डिफेंड करने के लिए आपको एक वकील देना ही होगा। आप अपने यहां से दीजिए चाहे कहीं से दीजिए। पाकिस्तान ने इसकी खुली खिलाफ वर्जी की, फौजी अदालतें थी, एकाएक सारा काम उन्होंने करके सजाए मौत सुना दी, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको एकदम नकार दिया और फिलहाल फांसी की सजा पर टोटल रोक लगा दी गई है। ठीक है सर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, इसको कानून कैसे देखता है और इसमें हमको किस हद तक कामयाबी मिल सकती है कानूनी पहलुओं से? देखिए, एक बहुत बड़ा थंब रूल है इंटरनेशनल, पूरे विश्व में यह रूल लागू होता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, कि कोई भी जो दोषी व्यक्ति है, जिसे एक्यूज कहते हैं, वो अगर कोई मुकदमा उसका है तो उसको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा मौका दिया जाएगा, बगैर डिफेंड किए उसके चाहे वो एडमिट भी कर ले, कुछ भी कर ले, बट उसको एक वकील खड़ा करना पड़ेगा। ये एक लाजमी बात है इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का। कोर्ट में तो नहीं हुआ था ये पाकिस्तान में, यही एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए इसमें क्या हुआ है, यहां पे वो एक भारतीय नेवी के पुराने ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे, और भारत का यह पक्ष सदा से पहले दिन से रहा है कि यह भारत का एक नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर बिजनेस पर्पस के लिए ईरान गया हुआ है, वहां से उसको अबडक्ट कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और पाकिस्तान ले आया जाता है और कहा जाता है कि ये जासूसी कर रहा है, ये आतंकवाद फैलाना के लिए यहां आया है, और तोड़फाड़ के नजरिए से 3 चीजों के लिए उसको बलूचिस्तान में गया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स के मामले में, मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है प्रोफेसर डैन शेलमॉन, वो वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उन्होंने 10-12 साल पाकिस्तान के फाटा, गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान, बलोचिस्तान में रहकर रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि आर्मी के अलावा भी और भी लोग हैं जहां जो लोग टेरर नेटवर्क चलाते हैं, और इसमें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। देखिए एक चीज है, ओसामा बिन लादेन के बाद करीब 8-10 मामले और हुए जहां पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम लोगों का जो पावर नेक्सस में है उनका हाथ रहा, और वो 8-9 लोग पकड़े गए अमेरिकन एजेंसीज के द्वारा। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि देखिए पाकिस्तान में ह्यूमन राइट, वो कुलभूषण जाधव पे अपना पूरा जोर लगाएगा कि इसको किसी तरह वो इंडिया के हत्थे ना, मतलब रिलीज ना करने पाए। इसमें हमें अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। देखिए सबसे अहम एक डॉक्यूमेंट मैं आपको बताना, इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी, सबसे अहम एक डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान ने पहले दिन से कहा है सर्विंग नेवल ऑफिसर। हमारे यहां सारे डॉक्यूमेंट हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए रिटायर हुआ, किस डेट में रिटायर हुआ, क्या क्या बेनिफिट्स गए। ये पहले तो कोई मौका ही नहीं मिला ना, तो ये सारे दस्तावेज अब भारत सरकार वहां पे उनको देखेगी, और कोई भी जजमेंट वो एक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी स्क्रूटनी तो उसको झेलनी पड़ेगी। तो एक सिविल कोर्ट जो कि क्रिमिनल कोर्ट होगी पाकिस्तान की, जहां पे कि पाकिस्तान पीनल कोड लागू होता है, वहां पे इसका होगा, तो वो रीजन डिसीजन देना पड़ेगा, और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक बहुत बहुत अहम वैल्यू होगी वहां पे। तो ये ऐसा लगता है, और कोई भी आतंकवाद का चीज, 3 चीजें हैं, आतंकवाद नहीं दिखता, जासूसी नहीं दिखती, और ना कि कोई तोड़फाड़ दिखती, कोई तीनों चीजें कहीं दिखती ही नहीं है, उनका कोई एविडेंस ही नहीं है। जब एविडेंस नहीं है तो कोई केस कैसे चलेगा? मेरा मानना यह है। तो पाकिस्तान के मामले में पूरी दुनिया भारत के साथ है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, और फिर इसके बाद में हमने देखा कुलभूषण जाधव का मामला हो, दुनिया ने हमारे साथ न्याय किया, हमारी सच्चाई को समझा, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमारे पक्ष में वहां पर फैसला दिया कि कुलभूषण दहशतगर्द इस तरह से नहीं जैसा कि आपने डिक्लेयर कर दिया था और उसे फांसी की सजा सुना दी थी। एक बड़ी हुसूलियाबी है, उम्मीद करते हैं कि इस तरफ और आगे बढ़ेंगे। रेणु जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजीव जी को भले ही ऐतराज हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हाँ, हुकूमतों की कारकर्दगी तो होती है, लेकिन क्या इसका बार बार इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी किया जाना चाहिए? बार बार ये हुसूलियां भी दिखानी चाहिए जब तक कि कुलभूषण जाधव सही सलामत हिंदुस्तान न लौट आए? देखिए इमरान, मतलब मैं बीजेपी के लीडरों पर या आप जैसे नेताओं की बात कर रहा हूं जो कि लगातार इस हुसूलियाबी को कहकर बढ़ चढ़कर बात करते हैं, अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं। नहीं, क्रेडिट नहीं लेते, काम किया है तो क्रेडिट मिलना चाहिए, और ये क्रेडिट हम नहीं ले रहे हैं, ये देश के लिए क्रेडिट है। आप ये देखिए इमरान, संजीव जी जो बात कर रहे थे, इन्होंने एक बार भी
एक्सेप्टेंस नहीं दी पब्लिक के सामने आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में अब स्ट्रॉन्ग काम हो रहे हैं। आप ये देखिए, काउंसलर एक्सेस मिलना मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सारा देश जानता है इस बात को कि ये एक बहुत पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और आधी जीत की तरह एक जो है प्रोसेस हुआ है, जो कि मुबारक के काबिल है। क्योंकि आज तक ये कुलभूषण वहीं पर पड़े हुए थे, यूं कहें कि उनकी कोई बात सुनने वाला वहां नहीं था। इनकी माताजी और वाइफ के साथ जो जिस तरह से हुआ वो निंदनीय था। निंदा करने के लिए भी मुझे नहीं लगता संजीव भाई जैसे लोगों ने की होगी, क्योंकि जो आज रास्ता खुला है वो केवल कुलभूषण के लिए नहीं, हमारे जितने भी नागरिक वहां पर हैं उनके साथ बात करने का एक जरिया खुला है। और मुझे ऐसा लगता है जब अगर ये सारी डिबेट खुलेगी और इस सब्जेक्ट पे वास्ली जाएंगे तो वो सारे लोग बहुत धन्यवादी होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आप ये देखिए सरबजीत के साथ क्या हुआ, कहने की आवश्यकता नहीं। और अभिनंदन वापस किस तरीके से आया, इसको भी डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली ये दुनिया के सामने आया है। तो ऐसे वजीर आजम को, ऐसी सोच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम क्यों ना नमन करें बार बार, जिन्होंने देश को एक नई दिशा, नया रास्ता और सबका विश्वास जीतने का काम किया। पूरी दुनिया के लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये जो आईसीजे में जो ये गए अपने इसके बात को लेकर, उसमें 15 लोगों ने हमारी साथ दी, केवल एक ही जज वो भी पाकिस्तान के थे जिन्होंने उनका साथ दिया। तो आप किस एंगल से कहेंगे? और अगर मैं 2 मिनट के लिए थोड़ी पीछे बातों पर जाऊं तो सुषमा स्वराज जी ने एक विदेश मंत्री होने के नाते इस तरह के कितने ही कामों को अंजाम दिया, कितनी ही बातों को सक्सेसफुल स्टोरीज के तरीके से इंडिया को जो है एक नया नाम दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई अच्छी बात हुई है देश में तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और जिस सरकार ने की है उसके लिए भी बोलना चाहिए। नहीं तो यही कानून, यही बातें, सब कुछ यही। सब लोग अपनी बात रख लें जी। मैं इस सरकार की तारीफ कर रहा हूं। सरकार की सबसे बड़ी खासियत है कि अपने नाकामयाबियों को कैसे वो कामयाबी में भुना देती है। नहीं, आप सबसे बड़ी खासियत मैं बता रहा हूं। अभी सुन तो लीजिए, आप इसको नाकामयाबी कहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। आप बोल रहे सरकार को अपनी नाकामयाबियों को सुनने, जब आप बोल रही थी मैं सुन रहा था। बताएं कि अगर अभी तक काउंसलर अभिनंदन यदि वापस आया तो बड़े गर्व से हम वाला नहीं था, वो कामयाबी आप कहते हैं। आपकी कामयाबी की डेफिनेशन बताइए ना। आप कामयाबी की डेफिनेशन तो एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद बालाकोट नहीं हुआ, वो नाकामयाबी होती तो बालाकोट थी, आपकी कामयाबी थी। कामयाबी की डेफिनेशन कामयाबी थी सरकार। आप तो कहेंगे अभिनंदन कश्मीर में दहशतगर्दी का फेल्योर होना था या सरकार पिछले, मैं फिर पूरा हिसाब लेने बैठा हूं, किनके दौर से दहशतगर्दी की शुरुआत हुई कश्मीर में। सरकार का फेल्योर हो जाए उसके बारे में आप चर्चा ना करें, एक वापस आ जाए विश्व में आप अब फिर उसके बाद में जब आपसे सवाल किया जाए आप राष्ट्रवादी ये गलत बात है संजीव जी। अगर आप अपने मन से यदि सिलेक्टिव जो भी अपना सिलेक्टिव मुद्दा है उसको लेकर के यदि देखिए, अगर आप हिंदुस्तान के निवासी हैं तो आप राष्ट्रवादिता की बात भी करेंगे, और अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो 40 सैनिकों की शहादत हो गई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। फेल्योर जहां हुआ उसके बारे में चर्चा कर रही है ना, किसने कैसे फेल्योर हो गया? जब आपके पास पहले से खुफिया रिपोर्ट थी तो कैसे फेल्योर हो गया? उसके बारे में नहीं चाहती थी। आपने कहा एक के बदले 10 साल लाएंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के मारा है। मगर आपने एक बार भी उस बात को नहीं कहा। किस लेवल पर दंगे हुआ करते थे, क्या ये आप अच्छे से नहीं जानते? उसको फेल्योर नहीं करेंगे। वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस की बात यदि आप कर रहे हैं तो कांग्रेस ने यदि गलतियां की तो 60 साल 65 साल राज करने के बाद में लोगों ने उसे निकाल के फेंक दिया। आप तो 6 साल में ही इतराने लगे। नहीं, लेकिन 5 साल जो काम 60 साल में नहीं हुए, जो काम 60 साल में नहीं हुए 6 में करके दिखाए। आप इस बात की तारीफ नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि 60 साल तक हम लोग इस काम को आगे लटकाते रहते। नहीं इमरान प्लीज। संजीव जी, आपकी जो है सोच मेरे पॉजिटिव नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। मैं बहुत क्विकली पाकिस्तान के टेरर बैकग्राउंड पे और लाइट डालना चाहती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस ने अभी एक लिस्ट जारी करी है जिसमें ऑलमोस्ट 120 से ज्यादा जो इंटरनेशनल टेररिस्ट्स हैं या तो पाकिस्तान बेस्ड हैं या पाकिस्तान ट्रेंड हैं। पाकिस्तान में जो जेनोसाइड हुआ है, पीओके में जो किया है वो अलग है। बलूचिस्तान में अपने ही नागरिकों को, कम से कम 50 से 55 हजार नागरिकों को ऊपर से हवाई जहाज में ले जाके फेंक के मारा है। ठीक है, अभी रिसेंटली अदवाइस चौधरी नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक न्यूयॉर्क में आईसिस अटैक करते हुए पकड़ा गया है। और जो फोर्सफुल अभी रिसेंटली हमने देखा एब्डक्शन, फोर्सफुल कन्वर्जन एंड मैरिजेस जो हो रही हैं,
उसका मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देती हूं इमरान, कि सबसे ज्यादा फोर्सफुल मैरिज सिंध में हो गई है, सिंध में हो रही है। वहां पे भड़चूंदी दरगाह कोई है जो कि इमरान खान का बहुत नजदीकी अब्दुल खालिक मीठा चलाता है। यानी कि इन फोर्सफुल कन्वर्जन्स को पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, वो आईसिस, लश्कर तौयबा, अलकायदा जैसा एक जिहादी मानसिकता का एक संगठन मात्र है, जिनका एम सिर्फ और सिर्फ एक कैलिफेट सिस्टम और इस्लाम फैलाना है। वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट ही नहीं है। और एक बात और बताती हूँ, एक खुशखबरी बता देती हूँ कि इन सब चीजों की वजह से वो इतना एक्सपोज हो चुका है इंटरनेशनली कि सारी इवन इस्लामिक स्टेट्स उससे जो है पीछा छुड़ा चुकी हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को तो पिछले 5 सालों में इस्लामिक कंट्रीज से 5 सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं। और एक खुशखबरी इमरान, प्लीज लेट मी टेल यू जस्ट वन गुड न्यूज, कि पाकिस्तान की जितनी सऊदी अरब में पाकिस्तान की सारी मेडिकल डिग्रीज डी रिकॉग्नाइज कर दी गई हैं। उनके सारे मेडिकल डॉक्टर्स डिपोर्ट किए जा रहे हैं वापस ये बेइज्जती तो पूरी दुनिया में हो रही है। मैं रत्नेश जी, मैं माफी चाहता हूं, रत्नेश जी फाइनल कमेंट दीजिए, जल्दी से बताइए कि आगे इस मामले में राह बहुत मुश्किल है या फिर जल्दी आसानी है? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखिए प्रोसेस में और डिसीजन आने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत बड़ी जीत हुई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काउंसलर एक्सेस मिलना। और इस सब के लिए मेरा ये मानना है बिल्कुल दिल की गहराई से कि बहुत बड़े पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, जो इस सरकार में है, दिखती है। संजय जी कानूनी तौर पर ये बता दीजिए कि पाकिस्तान इस मामले को खींचेगा, जिस तरह से उसकी बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रखी है और हिंदुस्तान से जो खार वो खाया है, या तो बहुत खींचेगा या फिर इस मामले को भी जल्दी सुलझाने की फिराक मिलेगा, क्या रहेगा? मेरा ऐसा मानना है कि इसको पाकिस्तान काफी खींचेगा, या फिर पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, या फिर सारा ट्रायल कानूनी तौर पर पाकिस्तान के हाथ में जरूर है। अभी पाकिस्तान के हाथ में कैसे है, क्योंकि वहां पे पूरा ट्रायल चलेगा। वो ट्रायल पाकिस्तान की कोर्ट में होगा। उसके बाद ही जब कोई अगर ऑर्डर होगा तो उसको हम किसी स्क्रूटनी यानी कि किसी भी बड़े न्यायालय ICJ वगैरह में दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से राइट्स का जो इंसानी हकूक है उनका विरोध हो रहा है वहां पे, और फ्री ट्रायल नहीं दिया गया है। ये तमाम बातें तभी कर पाएंगे। चलिए इस पर हम और बात करेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।